हेलो दोस्तों, बुक्स और हम आपका बहुत स्वागत करता है। इस चैनल पे आपको अलग अलग तरह की बुक्स की समरीज बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी पहली बुक है माइंडसेट, जिसे डॉक्टर कैरल एस ड्वेक नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है। यह उन लाइफ चेंजिंग बुक्स में से एक है जो जीवन में आपको हिम्मत से ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ना सिखाएगी। आज की हमारी वीडियो में हम शुरू के 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला चैप्टर है माइंडसेट। लेखिका बताती हैं कि लोग 2 तरह से अलग होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक मतलब उम्र, शरीर, मसल, हेल्थ, और मानसिक मतलब उनके जीवन का माहौल, एक्सपीरियंसेस और पढ़ाई। आप एक चीज इमेजिन करिए, एक दिन आपको एक टेस्ट में C+ ग्रेड मिलता है, फिर आपको पार्किंग का चालान काट दिया जाता है, फिर आप एक दोस्त को कॉल करते हैं तो वह भी आपसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं करता। ऐसे समय में आप 2 तरह की सोच में अपने आप को पाएंगे। पहली सोच हो सकती है कि मैं बेवकूफ हूँ, लूजर हूँ, फेलियर भी हूँ। दूसरी होगी कि मैं टेस्ट में अपनी गलती ढूंढ के और कोशिश करूंगा, पार्किंग का चालान भर दूंगा, दोस्त से बात करूंगा कि क्या हुआ था कि उसने इतने रूखे तरह से मेरे से बात करी। तो इसमें पहली सोच को फिक्स्ड माइंडसेट का नाम दिया गया है और दूसरी को ग्रोथ माइंडसेट। आप पूछेंगे माइंडसेट क्या है, तो सिंपल शब्दों में माइंडसेट सिर्फ एक मानसिकता है। ग्रोथ माइंडसेट में हम समझाते हैं खुद को कि एक दिन में कुछ बुरी चीजें हो जाने से पूरी लाइफ खराब नहीं हो जाती। असल में वह बस एक बेकार ग्रेड, एक चालान और एक दोस्त से छोटी सी बात ही थी। फिक्स माइंडसेट में लोग पहली बार में या पहली कुछ बारों में सफल ना हो पाने पर एफर्ट मतलब मेहनत करना बंद कर देते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में लोग मानते हैं कि अलग अलग तरह के स्किल जीवन में पूरी तरह से सीखे जा सकते हैं। जरूरत है बस नए विचार और प्रयास करने की। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग कोई अलग बनावट के लोग नहीं हैं। वह हमारी तरह ही नॉर्मल फैमिलीज और बैकग्राउंड से आते हैं। बस उनको बाकी लोगों से अलग करने वाली बात उनका माइंडसेट ही है। वह जीवन में कोशिश करना कभी बंद नहीं करते और आगे बढ़ने रहने पर ध्यान देते हैं। दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरे चैप्टर में लेखिका शुरू में बताती हैं कि माइंडसेट एक नजरिया है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएंगे तो आपके सामने एक नई सी दुनिया खुल जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया 4 साल के बच्चों पर। उनसे कहा गया कि या तो आप एक आसान जिग्सो पजल को सॉल्व करें या फिर एक मुश्किल वाली ट्राई करें। इसमें पता चला कि बच्चे भी 2 तरह का माइंडसेट रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने झट से बोला कि वह आसान वाली सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को चैलेंज लेना अच्छा लगता था, एक्साइटिंग लगता था। उन्हें कोई भी डर नहीं था कि वह सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उन्होंने बोला कि वह मुश्किल वाली ट्राई करना चाहते हैं। लेखिका स्ट्रेचिंग के बारे में बताती हैं। स्ट्रेचिंग सिंपल है, जैसे हम खेलों में शुरू में अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं ताकि आगे जाके कोई दुर्घटना ना हो, उसी तरह हम अपने माइंडसेट को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। कितना ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट आप रख सकते हैं, यह आपके माइंडसेट की स्ट्रेचिंग पर डिपेंड करेगा। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग नए चैलेंजेस को लाइफ में ढूंढते रहते हैं ताकि वह कुछ नया सीख पाए और बेहतर बन पाए। बुक में क्रिस्टोफर रीव नाम के एक एक्टर का भी जिक्र है, जिन्होंने अपने आप को इस हद तक स्ट्रेच कर लिया था कि डॉक्टर भी दंग रह गए थे। एक दुर्घटना के में वह बुरी तरह पैरालाइज हो गए थे, पर उन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी ग्रोथ माइंडसेट नहीं छोड़ा। उन्होंने कई साल मेहनत करती रहे ताकि उनके पैरों में दोबारा हलचल महसूस हो सके। बाद में कई साल बाद ब्रेन स्कैन में पता चला कि उनका शरीर दोबारा से उनके ब्रेन से सिग्नल पा रहा है। यह इवन मेडिकल साइंस के लिए भी एक बड़ा चमत्कार था। इसके बाद न्यूरोसाइंस में नई रिसर्च और नए ट्रीटमेंट के तरीकों के लिए एक बड़ा रास्ता खुल गया। सब लोग दंग रह गए। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग हर समय खुद को दूसरों से बेहतर, सुपीरियर, ग्रेट या बेस्ट दिखाने में लगे रहते हैं। उनका बस यही ध्यान होता है कि कोई काम जल्दी से जल्दी कर लें और दिखा सकें कि हम तो फ्लॉलेस हैं, हम में कोई कमी नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत करने में, प्रोग्रेस करने में बहुत ही ज्यादा खुशी पाते हैं। लेखिका ने एक सर्वे किया। सर्वे में जेनिफर नाम की एक काल्पनिक स्टूडेंट का जिक्र है, जिसको एक टेस्ट में 65% नंबर मिले हैं। इस सर्वे में टीचर्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जेनिफर किस तरह की स्टूडेंट है। आपको हैरानी होगी जान के कि ज्यादातर टीचर्स ने सीधा बोल दिया कि जेनिफर एक बेहद ही काबिल स्टूडेंट है। वहीं केवल एक टीचर माइकल यॉर्डन ऐसे थे जिन्होंने कैरल को बड़ा गुस्सा होकर एक लेटर लिखा और बोला कि आपका टेस्ट बहुत ही गलत तरह से परफॉर्मेंस को आंकता है। केवल एक पेज पे लिखे नंबर से आप कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे ने प्रोग्रेस करी है या नहीं है। वे इस बात से काफी नाराज थे और उन्होंने साफ साफ कैरल को लिखा कि आपका टेस्ट बेहद ही गलत टेस्ट है और उसे फेंक देना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग अपने आप को स्पेशल, सुपीरियर, बेस्ट दिखाने में लगते हैं। ऐसे ही एक बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे जिनका नाम जॉन मैकनरो था। वे 4 साल तक दुनिया के बेस्ट टेनिस प्लेयर रहे, पर हैरानी की बात यह है और दुख की भी कि वह फिक्स्ड माइंडसेट रखते थे। जब वह जीत नहीं पाते थे तो वह दूसरों पे, तो कभी फील्ड पे, तो कभी सॉडस्ट पे अपना गुस्सा उतारते और कहते इसी कारण वह जीत नहीं पाए।
उनको लगता था कि आप अगर टैलेंटेड हैं तो आप बाकी लोगों के साथ कितना ही बुरा बर्ताव कर सकते हैं। उन्होंने तो हालांकि एक बार एक जापानी महिला पर उल्टी तक कर दी थी। तो उनका यही मानना था कि आपका बर्ताव आपके नंबर 1 होने के पीछे छिप जाएगा, आप कैसे भी लोगों से बर्ताव करें। हम आगे चौथे चैप्टर में माइकल जॉर्डन जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लेंगे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट से अपनी जिंदगी जी और वह बेहतरीन खिलाड़ी बन पाए। माइंडसेट्स अलग अलग तरह से हमें एफर्ट मतलब मेहनत का मतलब बताते हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो जरूर आप उस काम में इतने अच्छे नहीं हैं, आप इतने टैलेंटेड नहीं हैं। मेहनत तो वही करते हैं ना जिनमें कम टैलेंट होता है। ये असलियत में हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी कमी है। ये पूरी तरह से एक फिक्स माइंडसेट है जो हम सक्सेस को एफर्ट में इज्जत नहीं दे रहे। हम बोल रहे हैं कि एफर्ट बुरे हैं, तो यह कहां से एक ग्रोथ माइंडसेट होगा। चैप्टर के आखिर में लेखिका कुछ सवालों के जवाब देती है। पहला सवाल, अगर लोग मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज फिक्स्ड हैं, वह फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, तो वह रोज रोज नई चुनौतियों को सीखने के लिए जाना चाहेंगे ही क्यों? आखिर राजकुमार ने भी तो एक बार अपना साहस का प्रदर्शन दे दिया था, तो राजकुमारी के साथ वो सदा सदा खुशी खुशी रहे थे। कहानी में यही हुआ था ना। तो फिर लेखिका इसका जवाब देती है। लेखिका बोलते हैं कि हमारा जीवन इतना आसान नहीं होता, हमें रोज रोज नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप छोटे बच्चों को ही देख लीजिए, क्या पता वह बच्चा अलजेब्रा में अच्छा है, लेकिन कुछ साल बाद उसे पता चले कि कैलकुलस में वह इतना अच्छा नहीं है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे अडल्ट जीवन में भी रोज नई नई चुनौतियां सामने आती हैं और हमें नए नए चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या हमारे माइंडसेट परमानेंट होते हैं या वह हम बदल सकते हैं? लेखिका बोलती है कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपने माइंडसेट पूरी तरह से बदल सकते हैं। कई बार लोग कुछ नया सीखने जाते हैं तो थोड़े दिन में उन्हें लगता है कि वह इस काम के लिए नहीं बने, वे यह अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें एहसास होता है कि ये तो फिक्स्ड माइंडसेट है और वह दोबारा से एक नई उम्मीद के साथ रोज जाकर उस चीज को सीखने में अपना मन लगाते हैं और मेहनत लगाते हैं और ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि आधी चीजों में हमारा ग्रोथ माइंडसेट हो और आधी में फिक्स्ड? लेखिका कहती है कि यह पूरी तरह से संभव है। काफी बार कुछ लोगों को शायद लग सकता है कि वह मैथ्स में अच्छे हैं, लेकिन उनको शायद ये लगे कि वह स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हैं। इस तरह लाइफ में अलग अलग विषय में हमारा अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। अगला सवाल, लेखिका ग्रोथ माइंडसेट में बस नंबर 1 लोगों के नाम क्यों लेना चाह रही हैं? ऐसे उदाहरण क्यों दे रही हैं, जबकि ग्रोथ तो एक निजी प्रोग्रेस का नाम है? लेखिका जवाब में कहती हैं कि हम जीवन में यह देख पाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट हमें कितनी बुलंदियों तक लेके जा सकता है। इसलिए लेखिका ने नंबर 1 और बेस्ट लोगों के कई बार नाम लिए हैं, लेकिन ये लोग वह नहीं है जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते थे। ये लोग वे हैं जो नंबर 1 तभी बन पाए जब इन्होंने लोग रोज मेहनत डाली। ग्रोथ माइंडसेट में लोग हमेशा बस नंबर 1 बनने पे ध्यान नहीं देते, वे रोज मेहनत करते हैं और खुद ब खुद नंबर 1 बन जाते हैं। तो क्या आप लोग पास्ट में किसी चीज पर कम स्मार्ट होना फील कर चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज में हार चुके हैं? क्या आपको जीवन में बहुत निराशा महसूस होती है और आप मेहनत नहीं करते, सिर्फ जीवन मुश्किल है कह के उस निराशा में जिए जा रहे हैं? तो यह आपके लिए एक बड़ा इशारा है। आप आज ही ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए, इस किताब को पढ़कर देखिए और एक प्लान बनाकर काम करना शुरू कीजिए। तीसरे चैप्टर में लेखिका काबिलियत और उपलब्धि के बारे में बात करती है। लेखिका आपको एग्जाम्पल देती हैं और बोलती हैं कि आप ही बताइए, एडिसन जैसे शख्स ने लाइट बल्ब का आविष्कार कैसे किया होगा? तो शायद आप लोगों को लगेगा कि वह घंटों तक अकेले लैब में काम करते होंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। उनके साथ एक पूरी टीम थी, केमिस्ट, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इंजीनियर, सबने साथ मिलकर यह आविष्कार किया था। जब एडिसन यंग थे तब वह एक्सपेरिमेंट और चीजों की मैकेनिक्स में रुचि रखते थे, पर उनको टेक्नोलॉजी का इतना तजुर्बा नहीं था। उनको औरों से अलग करने वाली बात उनका माइंडसेट ही था। वह हमेशा नई चीजें जानने के लिए आतुर रहते थे। शहर से शहर वह टेलीग्राफी सीखने भी जाते थे और नई चीजें सीखते रहते थे। आपको एडिसन के एग्जाम्पल से पता चला होगा कि हम एबिलिटी और अचीवमेंट के बारे में कितनी गलत सोच रखते हैं। आइए हम टीनेजर बच्चों की बात करते हैं। जब भी बच्चे हाई स्कूल से कॉलेज का सफर तय करते हैं तो वह उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। काम बढ़ता है, नंबर देने के तरीके सख्त हो जाते हैं और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। ऐसे में कुछ बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद वह इतने इंटेलिजेंट नहीं, ये सब्जेक्ट उनसे नहीं ही हो पाएगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं और मेहनत डालना शुरू कर देते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे कई बार लो एफर्ट सिंड्रोम में भी पड़ जाते हैं। वह अपनी ईगो को संभालने के लिए कोशिश करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। उनका लक्ष्य ही यह बन जाता है कि कॉलेज को कम से कम काम किए बिना पास कर लिया जाए। अपने जीवन में इस नई इंडिपेंडेंस को वह अपनी ईगो को संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब टीचर उन्हें और मेहनत करके अच्छे ग्रेड लाने को कहते हैं तो वह साफ बोल देते हैं कि एक कागज का टुकड़ा हमारा भविष्य तय नहीं कर सकता। वैसे तो ये बात बहुत सच है, पर वह इस चीज को बोल के बस अपनी कमियों को और अपने डर को छुपा रहे हैं। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो मेहनत ना करना बात हो ही नहीं सकती। ठीक उनके लिए जब वह नए सब्जेक्ट सीखते हैं तो वह यह जान पाते हैं कि फ्यूचर में किस चीज को करके उनको मजा आएगा। काबिलियत मतलब एबिलिटी। तो जानते हैं आइए इसके बारे में। गारफील्ड हाई स्कूल लॉस एंजलिस के सबसे ज्यादा बेकार स्कूलों में से आता था।
1980 के आखिरी कुछ सालों में जेमी एस्केलेंटे नाम के एक टीचर ने बच्चों को होशियार, जिनको होशियार नहीं समझा जाता था, ग्रोथ माइंडसेट से पढ़ाना शुरू किया। आपको हैरानी होगी जान के कि ऐसे बच्चों ने आखिरी में कैलकुलस जैसे टफ सब्जेक्ट भी पढ़ लिए, और तो और यूएसए के टॉप नेशनल चार्ट्स में इन बच्चों का नाम आया, वो भी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। 1987 में यूएसए में देश के बस 3 पब्लिक स्कूलों के बच्चों ने एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस टेस्ट में भाग लिया। बाकी 2 स्कूल तो देश के साइंस और मैथ्स के न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के स्कूल थे, और तीसरा गारफील्ड हाई स्कूल था। तो यह बड़ी ही अचीवमेंट थी जेमी जैसे टीचर के लिए। एक सवाल आपके मन में आएगा कि जेमी ने ऐसा नामुमकिन काम पूरा कैसे करके दिखाया। तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या ये बच्चे सीख पाएंगे, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि कैसे ये बच्चे सीख पाएंगे। इसी तरह मार्वा कॉलिंस नाम के एक टीचर ने तो ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनको सोसाइटी ने रिटार्डेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड नाम दे दिए थे। आइए आर्टिस्टिक एबिलिटी की बात करते हैं। क्या आर्टिस्टिक एबिलिटी भी सीखी जा सकती है? तो आपको बाएं और दाहिने तरफ 2 अलग अलग फोटो के ग्रुप्स दिखेंगे। आप बताइए कि यह लेफ्ट और राइट वाली फोटो किन तरह के लोगों ने बनाई होंगी। आप सोच रहे होंगे कि जो लेफ्ट वाली फोटो है वो किसी नौसिखिए ने बनाई है, और राइट वाली ऐसे इंसान ने जिसे ड्राइंग का टैलेंट है। असलियत में ये सारे ग्रुप के फोटोज 4 लोगों के सेल्फ पोर्ट्रेट हैं जो उन्होंने खुद ड्रॉ किए हैं। पहली फोटो उन्होंने बेटी एडवर्ड्स नाम की एक जन की ड्राइंग कोर्स सीखने से पहले ड्रॉ की है, और राइट वाली फोटो आखिर में। चौंक गए ना आप देख के? इससे यह भी साबित हो गया कि आर्टिस्टिक काबिलियत भी पूरी तरह से अच्छी ट्रेनिंग से सीखी जा सकती है। आइए हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल की बातें करते हैं। सिंपल शब्दों में पॉजिटिव लेबल का मतलब है कि तारीफ मिलना, जैसे कोई कह दे कि आप टैलेंटेड हैं, आप अच्छा नाचते हैं, आप ये चीज अच्छी करते हैं। और नेगेटिव लेबल सिंपल तरीके में नेगेटिव बातें हैं, जैसे कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि आप तो नालायक हैं, आपकी पढ़ाई बस की नहीं है, आप में इस चीज का टैलेंट नहीं है, आप तो ये कर ही नहीं सकते। तो लेखिका कहती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेबल दोनों ही एक तरह से बहुत बुरे हैं। तो आइए जानते हैं कि पॉजिटिव लेबल किस तरह से बुरे हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब लोग आपकी एबिलिटी यानी कि क्षमता की बात करते हैं तो वह ये कहते हैं कि आप में इस चीज का टैलेंट है? उन्हें शायद ये लगता होगा कि यह टैलेंट आपके पास आसमान से टपका है, क्योंकि असलियत में आपको कोई भी क्षमता तभी आती है जब आप कई बार उसमें मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना डालते हैं। और कई बार लोग आपकी जब तारीफ करते हैं तब शायद आपको ये भी लगता होगा कि क्या पता किसी दिन आप इतना अच्छा ना कर पाए तो वो लोग सीधा यह बोल दें कि आप तो लायक ही नहीं है। ये पूरी तरह से फिक्स माइंडसेट की बातें हैं। टीनेजर बच्चों पर एक रिसर्च की गई, उन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया। पहले ग्रुप को 10 सवाल दिए गए और दूसरे को भी। दोनों ग्रुप में एक तरह से बच्चों ने 8 सवाल सही जवाब दिए। पहले ग्रुप को तारीफ में कहा गया कि आप तो स्मार्ट हैं, आपने 8 जवाब ठीक किए, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपने 8 जवाब सही दिए, आपने जरूर काफी मेहनत करी है। तो आप देख रहे हैं दोनों तारीफ में क्या डिफरेंस है। पहली तारीफ एबिलिटी पे, क्षमता पे की गई है, स्मार्ट होने पर, और दूसरी तारीफ मेहनत पर की गई है, एफर्ट पर की गई है। तो इन दोनों ग्रुप के बच्चों में बहुत सारी चीजें सामने आई। जो पहले ग्रुप के बच्चे थे वो फिक्स माइंडसेट में चले गए। इनको जब एक नया टास्क दिया गया और बोला गया कि आपके पास चॉइस है कि आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं, तो ज्यादातर बच्चों ने तो साफ ही इनकार कर दिया। जबकि दूसरे ग्रुप वाले बच्चे ग्रोथ माइंडसेट में चले गए। जब उनको नया टास्क दिया गया तो 90% बच्चों ने नए चैलेंज को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको तारीफ ही उनकी मेहनत पे मिली थी। एक और चीज सामने आई, जो पहला ग्रुप है उसके बच्चों को कहा गया कि आपका इवैल्यूएशन दूसरे स्कूलों में भी भेजा जाएगा, आप इस कागज पर अपने विचार और अपना स्कोर लिख लीजिए। आपको हैरत होगी जान के कि 40% बच्चों ने तो अपना स्कोर ही बढ़ाकर दिखा दिया। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि इस ग्रुप के बच्चों ने इस टेस्ट के जरिए झूठ बोलना सीख लिया। आप पूछेंगे ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो इसका कारण यही है, उन्हें अंदर से डर लगा होगा कि शायद जब यह इवैल्यूएशन दूसरे स्कूल में जाएगा तो वहां के लोग उन्हें स्मार्ट ना समझें, क्योंकि उनको तारीफ उनके स्मार्ट होने पर की दी गई थी। इसलिए यह लेबल उनके लिए ऐसा बन गया कि इसे वह खोना नहीं चाहते, फिर चाहे उनको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। अब हम नेगेटिव लेबल की बात करते हैं तो कैरल अपनी खुद की कहानी सुनाती है। जब डॉक्टर कैरल छोटी बच्ची थी तब वह मैथ्स में काफी रुचि रखती थी। एक बार तो उनके अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तीनों सब्जेक्ट में 99 नंबर आए थे। फिर कुछ समय बाद उनको एक ऐसे मेल टीचर मिले जिनका मानना था कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती। इस टीचर ने ऐसा इन्फ्लुएंस दिया बच्चों पे कि लड़कियों के नंबर धीरे धीरे कम होने लगे, और लास्ट में डॉक्टर कैरल ने भी मैथ्स ना पढ़ने का निर्णय लिया। अब पूछेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इसका कारण यह है कि जब नेगेटिव लेबल मतलब दूसरे लोगों से आपको बुराई मिलती है तो आपके दिमाग में एक नई सी चिंता घर करना शुरू कर देती है। आपको अंदर ही अंदर एक डर सा लगने लगता है कि कहीं वह नेगेटिव लेबल सच ना हो जाए, और ज्यादातर ऐसे में लोग कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, जैसे कैरल ने मैथ्स ना पढ़ने का निर्णय लिया। इसी तरह जो नेगेटिव लेबल है वो एजुकेशन, पढ़ाई के क्षेत्र में तो हद से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो हमारा देश प्रगति कैसे करेगा। और नेगेटिव लेबल के भी उदाहरण किताब में दिए गए हैं, जैसे कि महिला डॉक्टर को कई बार इतना सक्षम नहीं माना जाता। कुछ लोग मानते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादा क्रिमिनल मानसिकता रखते हैं। एक और उदाहरण कैरल ने इस किताब में दिया है। एक बार एक महिला डॉक्टर को एक मेल डॉक्टर ने सर्जरी के टाइम बोल दिया था कि हनी व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके। जब उन्होंने हनी शब्द सुना तब एक सेकंड के लिए उनको भी अपनी काबिलियत पर शक हो गया, वह इनसिक्योर हो गई। तो आप सोचेंगे कि जब एक बड़ी डॉक्टर जिसने इतने साल मेहनत करके डॉक्टरी की पढ़ाई की, तो जब वह इनसिक्योर फील कर सकती हैं, तो आम बच्चे क्यों नहीं कर सकते? ऐसी में जरूरत है कि एजुकेशन में बच्चों को और किशोर बच्चों को सिखाया जाए कि इस तरह के लेबल बिल्कुल गलत हैं, उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चैप्टर 4
स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। स्पोर्ट्स में सब मानते हैं कि टैलेंटेड वही हैं जो नेचुरल हैं, मतलब जो दिखने में या शरीर से नेचुरली टैलेंटेड हैं। जैसे कि अगर आपके हाथ बलवान हैं तो आप बॉक्सिंग में एक नेचुरल हैं। क्या नेचुरल होने से खेल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? चलिए दो महान खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। मोहम्मद अली। बॉक्सिंग में नेचुरल्स के पास हाथ, मुक्के की मजबूती, स्पीड और छाती की मजबूती होना जरूरी है, लेकिन अली अपने मसल्स, पावर, स्ट्रेंथ, तकनीक कहीं से भी नेचुरल नहीं थे। उनके ओपोनेंट सोनी लिस्टन के पास ये सभी खूबियां थी, वे सही मायनों में एक नेचुरल थे। तब ऐसी क्या चीज थी जो अली के पास थी लेकिन लिस्टन के पास नहीं थी? जवाब है मानसिक मजबूती, यानी मेंटल टफनेस। अली ने लिस्टन को एक बहुत ही बड़े मैच में बुरी तरह से हराया था। उस गेम के बारे में लोगों ने कहा था उनकी रिंग में परफॉर्मेंस शारीरिक लेवल पर गलत है, तब भी उनका ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अली ने सबको चौंका दिया था और एक बड़ी मुस्कान चेहरे पर लिए अपनी उंगली अपने माथे पर लगाए बोले, सभी विक्ट्री यहाँ से आती है, बाहों से नहीं। माइकल जॉर्डन की बात करते हैं। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल में एक भगवान का स्वरूप माना जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वे भी कोई नेचुरल नहीं थे। हाई स्कूल की टीम से उनको निकाल दिया गया था और उनका मनपसंद कॉलेज भी उनको सिलेक्ट नहीं कर पाया था। अब लोग उस कॉलेज कोच पर बुरी तरह हंसते हैं, लेकिन जब वह उस टीम से निकले तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि जाओ डिसिप्लिन बनाओ। वे रोज कॉलेज से पहले जल्दी जाकर प्रैक्टिस करते। पूरा कॉलेज टाइम उन्होंने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। उनके कोच भी उनकी मेहनत को देखकर दंग थे। आपको हैरानी होगी कि जब माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल में अपना एक बड़ा नाम बना लिया था, तब भी उनका प्रैक्टिस रूटीन टस से मस नहीं हुआ। उनके खुद के शब्द हैं, मानसिक मजबूती और दिल बहुत बलवान है, आपकी शारीरिक खूबियों से भी ज्यादा। स्पोर्ट्स आईक्यू की बात करते हैं। एक्सपर्ट और हमें लगता है कि बड़े खिलाड़ी जिनको हम चैंपियन का नाम देते हैं, वे खुद ब खुद कुछ क्वालिटीज लेकर पैदा होते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इनकी क्वालिटीज में इनके माइंड का कितना बड़ा रोल है। मार्शल फॉक का एग्जांपल लेते हैं। इनको फुटबॉल में हाईएस्ट आईक्यू रखने वाले खिलाड़ी माना जाता है। उनकी क्षमता को सेवेंथ गिफ्ट का भी नाम दिया गया है। तो क्या उनकी ये क्षमता अंदरूनिक थी? क्या वह इसके साथ ही पैदा हुए थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में उन्होंने कई साल फुटबॉल देखा था। हाई स्कूल के टाइम एक स्टेडियम में प्रो बास्केटबॉल देखने की चाहत से उन्होंने एक वेंडर की नौकरी पकड़ ली थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उस नौकरी पर वह खेल को पास से देख पाते। जब भी कोई गोल होता, डिफेंस होता, किसी भी तरह से टीम अटैक करती, तो वो अपने आप से पूछते रहते कि ऐसा वह क्यों कर रहे हैं। हर चीज में क्यों जानने के पीछे ही यह उनका कारण था कि वह फुटबॉल को इतनी ज्यादा गहराई तक जान पाए। उनकी जिज्ञासा ही एक ऐसी चीज थी जिन्होंने उनको एक बड़ा फुटबॉल का आईक्यू दिया। आइए स्पोर्ट्स में कैरेक्टर की बात करते हैं। कुछ खिलाड़ी जैसे जॉन मैकनरो, वह नेचुरल्स की श्रेणी में आते हैं। टैलेंटेड होने की वाहवाही में वे खुद को स्ट्रेच करना बंद कर देते हैं और बड़ी आसानी से फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रह जाते हैं। नेचुरल्स काफी बार मैं सुपीरियर हूँ के ख्याल में ऐसे खो जाते हैं कि वे सीखते ही नहीं कि चुनौतियों या हार से कैसे उभरना है। ऐसी कई फिक्स माइंडसेट की कहानियां किताब में है। कैरेक्टर क्या है ये आखिर हम समझने के लिए जैकी जॉयनर कर्सी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैकी को सबसे बड़ी फीमेल एथलीट का खिताब दिया गया था। उन्होंने 1985 से 1996 के शुरू के कुछ सालों तक जिस भी हेप्टाथलॉन में हिस्सा लिया था वे सब में जीत कर आई थी। हेप्टाथलॉन 2 दिन का एक बड़ा ही कठिन इवेंट होता है जिसमें 7 छोटे इवेंट होते हैं, जैसे 100 मीटर की हर्डल रेस, हाई जंप, जैवलिन, शॉट पुट इत्यादि। बचपन में जैकी ने जब खेलना शुरू किया तब वह भी कोई नेचुरल नहीं थी। काफी समय तक वे लास्ट आती थी। जितना उन्होंने मेहनत की उतनी उनकी स्पीड बढ़ी। वे धीरे धीरे बेहतर करने लगी, जबकि अभी भी वे फर्स्ट नहीं आ पा रही थी। वे अपने पड़ोस के साइड वॉक और स्कूल के कॉरिडोर्स में घंटों तक प्रैक्टिस करती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता रहा वे खेल में जीतने लगी। उनका खुद का कहना यह है कि कुछ है मेरे अंदर जो मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक्साइट करता है। जैकी के आखिरी 2 हेप्टाथलॉन के मेडल की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आखिरी 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लास्ट 800 मीटर के इवेंट में उन्हें अस्थमा अटैक आ गया था, तब भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। खुद से उन्होंने कहा, अपने हाथ चलाते रहो, बढ़ते रहो, तुम कर सकती हो। तुम्हें कोई बड़ा अटैक नहीं आया है, तुम्हारे पास बहुत हवा है। जितने तेज हो सके आखिरी 200 मीटर में उतना तेज भागो जैकी। इस इवेंट में जीत के उन्होंने कहा, मैं मानती हूँ कि ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी जीत है। इतना ही नहीं, अपने लास्ट ओलंपिक में उन्हें एक सीरियस हैमस्ट्रिंग चोट की वजह से हेप्टाथलॉन से बाहर निकलना पड़ा। पूरी जिंदगी उन्होंने हेप्टाथलॉन में ही हिस्सा लिया था, वह उनका सिग्नेचर इवेंट था। तो आप सोच सकते हैं यह उनके लिए कितना निराशाजनक होगा। आप चौंक जाएंगे कि इतनी ज्यादा निराशा की स्थिति में भी उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया कि वह लॉन्ग जंप में कम्पीट करेंगी। उनके पहले 5 जंप बिल्कुल भी जीतने लायक नहीं थे, पर छठे जंप ने उन्हें एक ब्रॉन्ज मेडल जिताया। उनके लिए यह ब्रॉन्ज मेडल जीवन के पिछले सारे गोल्ड मेडल से ज्यादा कीमती था। उन्होंने कहा, छठे जंप की मजबूती मुझे पहले के सारे सालों के दर्द से मिली। मैंने जीवन में जो भी दर्द सहा था उसे इकट्ठा किया और इस परफॉर्मेंस में झोंक दिया। जैकी के जीवन से हमें दिखता है कि उनमें एक हीरो वाली सारी क्वालिटी थी। उनकी स्टोरी से हमें पता चलता है कि एक सच्चे चैंपियन का माइंडसेट क्या होता है। इसी को कैरेक्टर का नाम दिया गया है। वास्तव में कैरेक्टर वो काबिलियत है जिससे लोग अपने अंदर कहीं छुपी हुई मजबूती को ढूंढ पाते हैं और चाहे जीवन उनके कितना ही खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, कितनी ही मुश्किलें ना हो, वे आगे बढ़ते रहते हैं। लास्ट में लेखिका अपने जीवन के रिसर्च की गई जो उन्होंने की है उस पे 3 फाइंडिंग्स बताती हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग सक्सेस को अपना बेस्ट करने में, सीखने में और बेहतर बनने में पाते हैं। यह लेखिका की पहली फाइंडिंग है। जॉन वुडन नाम के बास्केटबॉल खिलाड़ी ने एक बार कहा था, कई गेम ऐसे थे जिनसे मुझे
उतने ही लेवल की खुशी मिली जितनी 10 नेशनल चैंपियनशिप के गेम जीतने पर मिली थी। कारण यही था कि मैंने पूरी तैयारी की थी, मैं जुट गया था और अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फेलियर क्या है, इसे जानने के लिए दूसरी फाइंडिंग देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में लोग हारने से मोटिवेट होते हैं। हार उनके लिए एक वेकअप कॉल जैसी है। माइकल जॉर्डन भी अपनी हार से पूरी तरह मोटिवेट होते थे। उसे वे खुले बाहों से एक्सेप्ट करते थे। एक बार नाइकी जूतों की एड में उन्होंने कहा था, मैंने 9000 शॉट मिस किए हैं, करीब 300 गेम हारे हैं, 26 बार मेरे पर मेरी टीम का भरोसा था कि मैं विनिंग शॉट मार पाऊंगा, पर मैं मिस हो गया। ये बात पक्की है कि हर शॉट मिस होने के बाद माइकल ने वापस जाके दुगनी मेहनत करी होगी। सक्सेस का चार्ज लेना। तीसरी फाइंडिंग, ग्रोथ माइंडसेट के लोग स्पोर्ट्स और बाकी जगहों पर जीत तक जाने वाली प्रक्रिया का चार्ज लेते हैं और सक्सेस पाते ही नहीं, उसे मेंटेन कर पाते हैं। गोल्फ का एग्जांपल लेते हैं। गोल्फ में प्रोसेस का चार्ज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे गोल्फर्स भी बहुत कम ही बार अच्छे स्विंग्स को दोबारा रिपीट कर पाते हैं। जीत बहुत कम बार मिलती है। टाइगर वुड्स को बचपन से ही उनके पिता ने सिखाया था कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लॉन्ग टर्म के प्लान पे ही फोकस करना है। वुड्स भी जॉर्डन की तरह खुद को मोटिवेट करते, अपनी प्रैक्टिस को और मजेदार बनाते, खुद को चैलेंज करते। इस तरह खेल में उनका मन भी लगा रहता। आखिर में लेखिका कुछ खिलाड़ियों का जिक्र करती हैं जो समबडी नोबडी सिंड्रोम में फंस कर रह जाते हैं। फिक्स माइंडसेट में लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि अगर मैं जीत गई या जीत गया तो आई एम समबडी, मतलब मैं कुछ हूँ, मेरा नाम है। लेकिन अगर मैं हार गया या मैं हार गई तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम अ नोबडी। इस तरह लोग अपने आप को हार और जीत से नापते रहते हैं, जबकि ये माइंडसेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है। ऐसे में हम लोगों की प्रशंसा या बुराई दोनों से खुद को जज करते हैं, अपने आप को कम ज्यादा आंकते रहते हैं, फिर कभी कभी अपनी कमियों से फ्रस्ट्रेट होकर बस जीवन में कुछ न करने का निर्णय ले लेते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग समबडी या नोबडी होने की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वे दृढ़ता के साथ काम करते रहते हैं और चाहे फिर बाद में जीतें या हारें, उन्हें कम से कम इस बात का गर्व होता है कि उन्होंने पूरे दिल और जान से मेहनत करी। उनके लिए बेस्ट बनना उनकी फिक्स माइंडसेट की ईगो से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हर एथलीट शुरुआत में नेचुरल नहीं भी हो सकता है, तो अगर आप लोगों को कोई स्पोर्ट्स सीखने की चाह है तो जरूर मेहनत करें, नतीजों की परवाह किए बिना। ये सीख हम लाइफ के बाकी एरियाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारी आज की वीडियो सुनने के लिए।